नमस्कार, विमल तिवारी। अ, अभी जो एक 14 जुलाई सन 26 को एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा पास किया गया है महेंद्र बनाम पूरन वाले केस में, उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है और जजमेंट अच्छा भी है, समाज के लिए काफ़ी अच्छा है। जजमेंट एक धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट उस पर बेस करता है। धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट मूल रूप से यह है कि अगर कोई प्रॉपर्टी किसी को इनहेरिट हुई है, मतलब मेरे फादर की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मुझे मिली और मेरे 4 भाई 5 भाई हैं और एक भाई कोई मकान या जो भी प्रॉपर्टी है हिंदू लॉ से जो गवर्न होती है उसको बेचना चाहता है, तो ये धारा 22 था कि वो प्रायोरिटी देगा अपने को ओनर को। जैसे मेरे फादर की डेथ हुई, मेरे 4 भाई हम लोग हैं, तो अगर हमारा कोई भाई अपने हिस्से की संपत्ति किसी तीसरे आदमी को बेचना चाहता है, तो धारा 22 ये कहती थी कि नहीं, अगर आपका कोई भाई जिसको आप बेच रहे हैं तीसरे व्यक्ति को उस रेट में उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए तैयार है, तो आप पहले उस भाई को देंगे, उस बाहरी आदमी को आप नहीं दे सकते। लेकिन एक समस्या ये थी कि ये कानून हिंदू लॉ से गवर्न होने वाली प्रॉपर्टी पर लागू था। अब एक आप सब लोग समझेंगे कि भाई हिंदू लॉ से गवर्न होने वाली प्रॉपर्टी का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ थोड़ा समझने वाली बात यह है कि अब कॉमन सिविल कोड नहीं है यहाँ पर आज इंडिया में। यहाँ पे ये है कि हिंदू लॉ अलग है, मुस्लिम लॉ अलग है और एक रेवेन्यू लॉ अलग है। अच्छा, प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, एक तो एग्रीकल्चरल, एक नॉन एग्रीकल्चरल। जो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है वो रेवेन्यू लॉ से गवर्न होती है, वो स्टेट वाइज है, और जो पर्सनल लॉ से गवर्न होती है, हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ, वो सेंट्रल एक्ट है, पूरे इंडिया में एक ही कानून उसका है। तो यहाँ जो धारा 22 बनी थी, उस धारा 22 सेंट्रल एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट सेंट्रल एक्ट है, वो हिंदूज़ पे लागू होती है। हिंदू जो प्रॉपर्टी हिंदू लॉ से गवर्न होती है, मतलब नॉन एग्रीकल्चरल पे। ये लॉ जो धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट था, ये एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पर लागू नहीं था। तो मेन इस पे डिस्कस यही किया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है 14 जुलाई 26 को महेंद्र बनाम पूरन वाले केस में, कि ये जो धारा 22 थी, वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सेंट्रल एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट धारा 22, इसको क्यों नहीं लागू किया जाए एग्रीकल्चरल लैंड पर भी, क्यों स्टेट लैंड पे रूल नहीं करेगा ये। और तर्क देते हुए उसने कहा कि ये एग्रीकल्चरल लैंड पर भी लागू होगा। तो कुल दे के क्वेश्चन अब ये हो गई कि अगर किसी के उत्तराधिकारी, मतलब उत्तराधिकारी वर्ड इस्तेमाल हुआ, याद रखिएगा, लीगल है, मतलब तभी लागू होगा ये। अगर हमारे फादर की डेथ हुई, उत्तराधिकारी में हम लोगों का नाम चढ़ा 3 भाई 4 भाई का, और उसमें एक भाई कोई बाहरी आदमी को बेच रहा है और उसका सगा भाई जो उत्तराधिकारी है, को ओनर, वो लेने के लिए तैयार है, तो प्रायोरिटी उसको देगा कि अपने सगे भाई को बाहरी को नहीं बेच सकता। तो ये जो कानून था धारा 22, जो लिमिटेड था, सिर्फ हिंदू लॉ से गवर्न होता था और एग्रीकल्चर लॉ पे लागू नहीं था, तो उस पर भी ये लागू कर दिया इस रूलिंग के तहत। तो लेते कि अब जो है लॉ प्रियम्पशन है, धारा 44 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और कुल मिला के धारा 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट, सबको मिला के देखा जाए तो अब ये कुल मिला के पोजीशन बन गई है कि जो भी अगर कोई सगा भाई है और उसका दूसरा उसका उत्तराधिकारी जो भाई है, सगा भाई दूसरा वाला, अगर बाहरी को बेच रहा है, तो वो अगर चाहे तो उस प्रॉपर्टी को खुद अपने ले सकता है। समान प्रतिफल देना होगा, जो बाहरी आदमी दे रहा है वो पैसा आपको भी देना होगा, प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। ये जो खेत के बारे में नया कानून आ गया, जो खेत पे लागू हो गया, ये खेत के लिए भी फ़ायदा मिल गया है। अब यही फ़ायदा है कि अब खेत जो परिवार में था आपके, वो परिवार से बाहर नहीं जाएगा। तो इसमें कई चीज़ कंसिडर किया गया है, खेत प्रॉपर्टी परिवार से बाहर ना जाए, और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को तहत इसको डील नहीं किया है, इसको फैमिली मैटर ही माना है। सब कुछ मानते हुए जो जजमेंट दिया है, ये वास्तव में समाज के लिए काफ़ी भलाई का काम होगा और बहुत लोगों को राहत मिलेगी। जहाँ पारिवारिक विवाद है और प्रॉपर्टी लोग बाहर बेच रहे हैं और एक भाई लेना चाहता है, परिवार के अंदर ही प्रॉपर्टी रह जाए, तो ऐसे केस में बड़ा सहायता मिलेगी। तो इस बहुत अच्छा जजमेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू।